सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, जिससे कि आप लोग सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और आज का जो एंजॉयमेंट है वो आज के फर्स्ट आर्टिकल से आप लोग के सामने स्टार्ट होता है। आप लोग के सामने एक यहाँ पर सर्वे है जो कि रिसेंटली अभी कंडक्ट कराया गया है, और इस सर्वे में कुछ बातें पूछी गई हैं। अगर वही कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग इनको कैसे ट्रीट करोगे? जैसे कि यहां पर यह बोला गया कि जब मैक्सिमम लोगों से पूछा गया कि अगर लोगों को काम करने के लिए सप्ताह में ओनली 4 दिन दिए जाएं, यानी कि 4 दिन काम करना पड़े उनको अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे फेवर करोगे या फिर इसको अपोज करोगे? तो यहां पर दो कैटेगरी होती हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं तो दो कैटेगरी की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो वो है जो कि जॉब प्रोवाइड कराने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ए है जॉब प्रोवाइड कराने वाला और बी पर्सन है यहाँ पर बेसिकली जिसको जॉब चाहिए, यानी कि जॉब लेने वाला। अब जब यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराया गया, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोग बी कैटेगरी में आ गए, तो बी कैटेगरी वाले 100 के 100% लोगों ने ये बोला कि सप्ताह में अगर यहाँ पर 4 दिन ओनली काम करना पड़े तो यहां पर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि सप्ताह में 4 दिन का मतलब क्या हो गया? यानी कि मान लीजिए मंडे काम किया, ठीक है, इसी के साथ में फिर ट्यूसडे काम किया, एक यहां पर छुट्टी कर दी, फिर यहां पर थर्सडे काम किया, फ्राइडे काम किया, फिर यहां पर छुट्टी होगी, ठीक है। या फिर ऐसा किया जा सकता है जैसे कि ऐसे नहीं कि 1 तारीख में काम किया 2 की छुट्टी होगी, 3 में काम किया 4 की छुट्टी, 5 में काम किया 6 की छुट्टी। तो मतलब कुछ ऐसा एक अरेंजमेंट की बात की जा रही है, एक एनालिसिस जब किया गया यहाँ पर। तो ये जो एक सर्वे कंडक्ट कराया गया ये 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक ये लगभग 1113 लोगों के ऊपर ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कराया गया। इसमें कई सारी कंपनी के मालिक भी थे। अगर कंपनी के मालिक के बारे में बात करें तो 60% कंपनी के मालिक जो थे उनके द्वारा ये बोला गया जी हाँ, इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। आप लोगों को पता होगा अगर आज की डेट में भी किसी एक ठीक एमएनसी में आ जाते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में आप लोग जाते हैं, तो वहां पर 5 दिन काम कराया जाता है। यानी कि आप लोगों का जो है बेसिकली सैटरडे और संडे जो रहता है वो फ्री रहता है, 5 दिन काम करना होता है। तो 5 डेज जो होता है वो वर्क होता है और 2 दिन जो होते हैं वो ऑफ रहते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर 60% लोगों के द्वारा ये बोला गया जो कि कंपनी वाले मालिक हैं कि यहाँ पर इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी अगर यहाँ पर 4 दिन जो है वो वर्क वीक बना दी जाए, यानी कि सप्ताह में ओनली 4 दिन काम करना पड़े, ठीक है। अब कई सारे बच्चों के माइंड में वो चल रही होगी तिकड़मबाजी कि सर ऐसा भी हो सकता है कि बस सप्ताह में 4 दिन ही स्कूल जाना पड़े चल रहा है ना ऐसा कुछ तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बात नहीं की जा रही है, काम करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें जब यहाँ पर बातें पूछी गई तो 60% लोगों के द्वारा बोला गया कि हाँ इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। पर लेकिन 27% जो लोग थे यहाँ पर जो प्रोवाइड कराने वाले जो लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से देखा गया। उसके द्वारा बोला गया कि इसकी क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकती है हम लोग श्योर नहीं है, हो सकता है इसकी वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। और 11% लोगों के द्वारा बोला गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो काफी लार्ज स्केल पर जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि 4 दिन जो है वो यहाँ पर सप्ताह में अगर ओनली काम करेगा इंसान तो कैसे काम चलेगा? तो ये सही नहीं है यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया। जबकि जो जॉब करने वाले हैं जैसे कि जिनको जॉब चाहिए उनके द्वारा बोला गया हाँ ये बिल्कुल सही है। हाँ क्यों सही नहीं होगा? सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिल रही है तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया जी हाँ बिल्कुल सही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो यही बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर यहाँ पर सप्ताह में 4 दिन अगर यहाँ पर बेसिकली काम करने को बोला जाए और 3 दिन यहाँ पर छुट्टी रहे 7 दिन में से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला दिन ले लीजिए, आप लोग यहाँ पर ये वाली लाइन लीजिए, ठीक है। इसमें जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, जैसे संडे में छुट्टी होगी, ठीक है, मंडे में काम करना है, फिर यहाँ पर ट्यूसडे में छुट्टी होगी, फिर यहाँ पर थर्सडे में काम करना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को ये वेडनेसडे में काम करना है, फिर थर्सडे में छुट्टी होगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर फ्राइडे में काम करना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर सैटरडे में छुट्टी होगी। तो इस तरीके से अगर काम चले तो मतलब कैसे काम चलेगा? यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, संडे में यहाँ पर मतलब थोड़ा सा कैलेंडर चेंज करके चला जाएगा, तो यहाँ तो 3 दिन ही काम हो, हालांकि 4 दिन छुट्टी मिलेगी तो मतलब कुछ ऐसा करके चलना कि यहाँ पर अगर संडे ना हो तो यहाँ पर काम, यहाँ पर छुट्टी, यहाँ पर काम, यहाँ पर छुट्टी, इस तरीके से। तो आप लोग इसको यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे, ठीक है, यस या फिर नो, आप लोग इसके बारे में क्या राय है? और क्या स्कूल्स जो है वो भी यहाँ पर बेसिकली 4 या 5 दिन ही चलने चाहिए? अगर ये पूछा जाए तो इसमें आप लोग की क्या राय है? तो बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, ठीक है। मतलब सही क्या सही गलत तो कुछ नहीं, कौन क्या क्या आंसर देता है, आप लोग की क्या राय है, बेसिकली यहाँ पर ये है। तो एक अच्छा सर्वे है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए, तो ये काफी अच्छी ट्रिक मानी जाती है। और आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा, कई सारी कंपनी जो है ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह के काम जो है वो करती है। जैसे गूगल में सबसे अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता है काम करने का,
तो ये आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात ये, काम जो भी कर रहे हैं वो अपनी मन पसंदीदा होना चाहिए, तभी जिंदगी जीने में मजा आता है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में बड़ी ही प्यारी पिक्चर लगी मुझे है। तो यहाँ पर रामनवमी है, तो उसी के चलते आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। न्यूज़पेपर में कई जगह आज आपके पिक्चर देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रामनवमी, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। फेस्टिवल एक अच्छा एक त्योहार होता है यार जिंदगी में एक थोड़ी सी खुशी लाने का, तो उसको मिलजुल कर हर एक फेस्टिवल को आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये, इतने डाइवर्स बेसिकली देश है हमारा, इतने सारे रिलीजन है यहाँ पर, इतने सारे फेस्टिवल हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हर एक दिन को अपनी लाइफ में एक एंजॉयमेंट के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से अपनी लाइफ में एक खुशी आप लोगों की होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, और बेसिकली पर्पज भी क्या है लाइफ का? पर्पज है हमारी लाइफ का कि खुश रहना, हैप्पी रहना। अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आप लोग खुशी मिलती है, तो इसका मतलब ये कि आप लोग सही डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर आप लोग पता चला उसमें 60 से 70% टाइम आप लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं वहां पर, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो चीज जो है वो एक गलत डायरेक्शन की चीज हो जाती है फिर। तो हमेशा अगर बोला जाए तो खुशी जो है वो एक अलग ही लेवल की होती है। और हैप्पीनेस के बारे में ऑलरेडी एथिक्स में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस। आप लोगों की अगर मैं आप लोगों से पूछूं, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आप लोगों से अगर कोई पूछे खुशी का मतलब क्या है, तो आप लोगों की जिंदगी में खुशी का क्या मतलब है, अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो कोशिश करना कि 30 से 40 सेंटेंस में इसको डिफाइन करने की कोशिश करना। और अगर कमेंट बॉक्स में लिखना है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं से सीख सीख कर आगे बढ़े। तो आप लोग भी उसको बेसिकली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखता हूं कौन कौन क्या क्या आंसर यहाँ पर देता है। ओके, ट्राई जरूर करिएगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी आप लोग लिख सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, अभी यहाँ पर ये काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि एक काफी राहत भरी खबर बोल सकते हैं देश के नागरिकों के लिए। हमारी कंट्री में जो कई बड़ी कंपनी है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, जिसने सबसे ज्यादा दवाइयां बेची यहाँ पर फिलहाल रिसेंटली भी, और इसी के साथ में भारत बायोटेक, इनके द्वारा अभी अपनी जो दवाइयां हैं उनके प्राइस जो हैं वो डाउन कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसका ओल्ड प्राइस था 600 रुपए, अब यहाँ पर रिवाइज कर दिया 225 रुपए। ठीक है, ये काफी बड़ी बात देखने को मिली कोवैक्सीन का। कोवैक्सीन को तो अभी यहाँ पर बेसिकली फटकार भी लगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जिस तरीके चीजें लेके थी जा रही थी, उस तरीके की सिचुएशन जो थी वो काफी यहाँ पर गलत देखने को मिल रही थी, ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोवैक्सीन है वो 1200 की थी, 225 की आ गई। ठीक है, स्पुतनिक जो कि रसिया की ये दवाई है, ये इसके ऊपर अभी यहाँ पर कोई रिवाइज एप्लीकेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर जो कोर्बेवैक्स है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। हमारे देश में मैक्सिमम जो डोज लगे वो यहाँ पर किसके, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगे। जैसे मैंने जो थे दोनों डोज दिए थे वो यहाँ पर कोविशील्ड के लिए। ठीक है, आप लोगों ने कौन से लिए यहाँ पर डोज आप लोग बता सकते हैं? आप लोगों ने कोविशील्ड लिया फिर कोवैक्सीन लिया। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको ये बोलने लगो कि यार नहीं ये वाली प्रोडक्टिविटी है और ये नहीं, क्योंकि सबने जो जो भी डोज लिए हैं वो सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा बेटर लगा यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये प्राइस अभी डाउन हो गए। अभी थर्ड जो डोज की बात की जा रही है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टेप उठाया गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ आप लोग याद रखते हैं किस किस की ये दवाइयां हैं, और ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी रही है, और ये इस तरीके से अभी आप लोगों को थर्ड डोज के लिए अलाउ किया गया। तो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, खासकर अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिमांड और सप्लाई के बारे में बात की जा रही है। जैसे आप लोग लेक्चर देखने आते हैं, ये डिमांड है, मैं लेक्चर बनाता हूँ, ये सप्लाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप लोग लेक्चर देखने के नहीं आएंगे, ठीक है, तो फिर लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि लेक्चर बंद करना पड़ा, कि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कि ये सही नहीं है इस तरीके से कि लोग जो है जो उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई हमेशा एक बैलेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो होते हैं, अगर बात करें आज के डेट में, देखिए अपने अपने तरीके होते हैं काम को करने के। हो सकता है कि एक सामने वाला इंसान, जैसे आप लोग आज के डेट में बात करें, कोई मार्केट में जाते हैं, वहां पर एप्पल की एक मतलब रेडी खड़ी हुई है, इस पे बहुत सारे एप्पल है। ठीक है, अब वो जो है एप्पल का भाव जो है वो दे रहा है कि यहाँ पर 50 रुपए किलो, दूसरा गया वो दिला 70 रुपए किलो, तीसरा गया 100 रुपए किलो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर अगर बैलेंस नहीं है, तो जो 50 वाला है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो सारे एप्पल उसके जो है वो निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि क्वालिटी अगर मेंटेन है और सही तरीके से चीज चल रही है, तो एक मार्केट में कंपटीशन रहता है, पर लेकिन डिमांड भी होनी चाहिए। अब सारे के सारे एप्पल अपने लिए बैठे, कोई खरीदने नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जब एक एनालिसिस किया गया यहाँ पर, कि हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस ये था कि आज की डेट में अगर आप लोग चेक करोगे कि आज के डेट में चेक करोगे कि जो हमारी कंट्री में जो आईटी प्रोफेशनल है, खासकर डिजिटल अगर डिमांड के बारे में बात की जाए, हमारी कंट्री में जो लोग हैं जिनको बेसिकली एक अच्छी खासी नॉलेज है कंप्यूटर की, और जितनी डिमांड है उसमें गैप जो है ओनली 21% का है। यानी कि अगर हमारे देश में आप लोग देखोगे तो सबसे कम गैप है जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है। और ये मैक्सिमम किस किस चीज में बात की जाती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है,
बिग डेटा हो गया, एनालिटिकल, और इसी के साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। कहीं पर भी आज के में आप लोग रहते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या मतलब रहता है कि एक तरीके से एक इंटरनेट के साथ में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें सारी चीजें, चाहे आप लोग फोन के बारे में बात करें, घर बिजनेस के बारे में बात करें, किसी नेटवर्क के बारे में बात करें, जहां पर भी जो भी आप लोग इंटरनेट से रिलेटेड कनेक्टेड चीजें यूज कर रहे हैं, तो ये इस कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में इसको यूज करना और इसकी स्किल प्रोवाइड कराने के बारे में बात करें तो ओनली गैप जो है वो 21% का बोला गया। तो इंडिया जो है वो लोवेस्ट टेक टैलेंट आप लोगों को डिमांड सप्लाई गैप देखने को मिलेगा। ये बातें नेस्कॉम के द्वारा बोली गई जब एनालिसिस किया गया, यानी कि हमारे देश से जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग देश में भी यहाँ पर चीजों को सप्लाई करते हैं। तो ये काफी बड़ी एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में खासकर स्किल के बारे में बात करें तो भी काफी अच्छी है, खासकर इंग्लिश के मामले में बात करें और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। बेंगलुरु जो है वो हब माना जाता है इन सब चीजों के लिए, खासकर अगर बात करें अपने देश में टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एक एनालिसिस यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें जो बेसिकली सप्लाई में 21% का गैप है, जबकि मैक्सिमम कंट्री में बहुत गैप देखने को मिलेगा। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है वो बाहर काम करते जाते हुए नजर आते हैं, तो ये आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोग बोल सकते हो आने वाले टाइम के लिए। खासकर देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसने कुछ किसी के साथ में कुछ गलत किया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की, और फिर अपना सारा डेटा जो है वो उसने डिलीट कर दिया। तो जैसे ही डेटा उसने डिलीट कर दिया, यहां से दिक्कत निकल कर आती है, क्या डेटा तो सारा चला गया, अब कैसे यहाँ पर काम चलेगा। तो यहाँ पर अभी जो एनालिसिस किया जा रहा है वो इसी के ऊपर किया जा रहा है। 20 मेंबर की टीम है ये नेशनल साइबर जो फोरेंसिक लेबोरेटरी की, इनके द्वारा क्या बोला गया, अगर जो डेटा डिलीट किया गया उस डेटा से यहाँ पर बेसिकली क्राइम को डिकोड किया जाएगा, यानी कि उसको रिकवर किया जाएगा जो भी डेटा यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो उसके चलते क्या रहेगा, जो भी अगर कोई क्रिमिनल माइंडसेट का इंसान है तो वहां पर उसको डिलीट करके भागे, तो उसको रिकवर कैसे करना है उसके बेस पे चीजों को देखना पड़ेगा, ताकि उस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन हम लोग निकाल सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे आप लोगों का फोन है, ठीक है, आप लोगों ने फोन है, पुराना फोन था, आप लोगों ने इसमें सब कुछ डिलीट मारा, फॉर्मेट किया और किसी को ले जाकर आप लोगों ने वो जो है वो बेसिकली सेल कर दिया, बेच दिया। अब सोचो कि वो इंसान जो है आप लोगों का सारा डेटा जो है वो वहां से रिकवर कर ले रहा है। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हालांकि सारी चीजें रिकवर नहीं हो पाती है प्रॉपर वे में, उसमें ये चीज देखने को मिलती है, पर लेकिन फिर भी काफी हद तक चीजें जो है अगर रिकवर हो जाती हैं तो इसके चलते आप लोग का जो डेटा है वो किसी इंसान के हाथ में यहाँ पर जा सकता है, जिसमें दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा चीजें। अगर बात करें जो आईफोन होता है, खासकर जो एप्पल के फोन होते हैं, उनका पर्पज बेसिकली यही होता है, वो इस तरीके फंडे में आप लोग काफी ज्यादा सिक्योर रख पाते हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से डिलीट कर दिया तो फिर वो रिकवर उसको नहीं कर पाएगा। इसलिए देखा होगा मैक्सिमम फिल्म पर्सनैलिटी हो गया या फिर जो हमारे पॉलिटिशियन हो गए, वो सारे आप लोग को आईफोन लेते हुए मिलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर हमको भी आईफोन रखना चाहिए क्या, तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आईफोन की कोई रिक्वायरमेंट है, और अगर जॉब भी कर रहे हैं तो जो भी मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी ज्यादा जरूरत है। पर हाँ, अगर आप लोग कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोई ऐसी अथॉरिटी है कि आप लोग का डेटा अगर चोरी हो गया तो एक तरीके से बवाल मच सकता है, तो फिर देखिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी भी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ जिंदगी में चीजें मतलब दिक्कत में ना आए, तो वहां पर भी चीजें थोड़ी सी आईफोन को जो है प्रेफर किया जाता है। पर लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज्यादा आप लोगों की प्राइवेसी की वो चीजें हैं कि हाँ आप लोगों को मतलब एक महंगा फोन की जरूरत है। तो किसी को देखम देखे, मेरा कहने का मतलब है कि देखम देखे इन चीजों में न पड़ा करो कि हाँ सामने वाले के पास में है तो मेरे पास भी होना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर कई सारे दोस्त हैं, उनकी याद आ जाती है जो बेसिकली प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने जबरदस्ती फोन ले लिया। मैंने बोला किस लिए लिया, क्या हुआ, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, तो बोला यार सब आई फोन लेके आ रहे हैं तो लेना पड़ गया। मैंने कहा सैलरी तो देख लेते पहले अपने कह रहे यार वो तो देखा जाएगा, पहले स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, आप लोगों ने भी चीजें फील की होगी कई बार। तो इसी के चलते ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे कंट्री में एक केस है जिसको बोलते हैं के एस पुत्तस्वामी केस। के एस पुत्तस्वामी केस 2017 में आया था, और उसने यहाँ पर एक काफी बड़ा एक नैरेटिव सेट किया हमारे देश में कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट हो गया। और यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे पार्ट 3 के अंदर में, तो पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है। इसके अंदर में जब आर्टिकल 21 के अंदर जाओगे तो इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, यानी कि हर एक इंसान को एक तरीके से अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का। तो उसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू प्राइवेसी भी उसी से निकल कर आती है, यानी कि राइट टू लाइफ से ही राइट टू प्राइवेसी जो है वो निकाल कर यहाँ पर लाई गई। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पर। तो अगर कोई जबरदस्ती इस तरीके से आप लोगों का डेटा जो है वो रिकवर कर रहा है तो उसके तो देखिए फिर उसको तो यहाँ पर सबक सिखाया जा सकता है, राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। पर लेकिन कोई क्रिमिनल कैटेगरी का इंसान अगर यहाँ पर डेटा को डिलीट कर भागने की कोशिश कर रहा है
तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से उसको टैकल करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये एक तरीके से काफी अच्छा लगा। इस तरीके से अगर एक तरीके से डेटा को अगर रिकवर कर लिया जाए और वो इंसान कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके गया तो उस केस को जो है आसानी से सोल्व किया जाएगा। आप लोग की क्या राय, सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ये जो है एक काफी एक इंटरेस्टिंग खबर है। देखिए हमारी कंट्री की एक मिसाइल जो थी वो गलती से पाकिस्तान की साइड चली गई, ठीक है। खाना खाना था, नाश्ता करना था तो पहुंच गई। हालांकि ये हमारी मिस्टेक थी और हम लोगों ने इसको बेसिकली एक्सेप्ट भी कर लिया, पर लेकिन एक्सेप्ट थोड़ा देर किया। जब पाकिस्तान के अंदर चली गई, पाकिस्तान ने इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद में पता चला, हालांकि स्टार्टिंग में तो उनको पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है, ठीक है। मतलब कि लोगों को राह नहीं लगा कि क्या चल रहा है, उनको लगा यूक्रेन से एक मिसाइल जो है हमारी तरफ को भी आ गई है, ठीक है। पर लेकिन मुद्दा क्या था यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर ये था कि हमारी कंट्री से साइड से वो एक गलत तरीके से एक मिसाइल जो थी वो एक्सीडेंटली फायर हो गई। हालांकि कोई इंजरी नहीं हुई, वो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पर अभी रिसेंटली हमारे द्वारा उसकी इंक्वायरी की गई, क्योंकि काफी बड़ा इशू बन गया था। इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एक बात इसके द्वारा बोली गई। इवन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो भी यहाँ पर इसके बारे में कमेंट करते हुए बोले कि सोचो अगर इंडिया की साइड से मिसाइल आए और हम उसको अलग तरीके से देख लेते और हम भी रिवर्स फायर यहाँ पर कर देते एक तरीके से, यानी कि हम भी कोई मिसाइल अटैक कर देते तो क्या सिचुएशन खराब हो सकती थी काफी ज्यादा। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, इतनी मैच्योरिटी से एक्ट किया पाकिस्तान ने। वरना अगर चाहे तो यहाँ पर पाकिस्तान भी उसका रिप्लाई कर सकता था। पर हाँ वो एक अलग बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो एक कम से कम इतनी तो देखने को मिलती है कि हाँ इस तरीके से चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि वो कैसे मिसफायर हुई। तो उसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में एक प्रॉपर जो एक प्रॉपर उसके लिए एक कमेटी बनाएगी, जिसके चलते उसके द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जा रही है गवर्नमेंट को। तो आने वाले टाइम में अभी देखने को मिलेगा कि क्या ऐसी जो दिक्कतें रही और किस तरीके से सिचुएशन होगी, जिसके बारे में हम लोग को फोकस देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई बार कई सारे इशू देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से कम सोल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक है। वैसे जितने मजे में मैं आप लोगों को ये बता के निकल चुका हूँ, इतना आसान ये इशू था नहीं। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का इशू था। सोचो अगर एक तरीके से पाकिस्तान ने उधर से रिप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमारी साइड से भी कुछ ऐसा हो जाता तो बाहर काफी कुछ यहाँ पर एक तरीके से डैमेज हो सकता था और एक वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता था। और ये इल्जाम जो था वो इंडिया के ऊपर लगता कि इंडिया ने सबसे पहले मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागी है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये काफी एक इतना नहीं है कि जितना मजे में समझा के निकल जाते हैं। ये बहुत ही एक ग्रेव एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इशू हो सकते हैं, जिनके ऊपर काफी खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। ओके, बात की जा रही है यहाँ पर। ये आर्टिकल जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं और कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर रैलीज होती हैं। उसके अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे पॉलिटिशियन जो है वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हुए पाए जाते हैं, जिससे कि कई सारे ग्रुप के अंदर में ऐसा लगता है कि लड़ाई होने वाली है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर जब ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर उसको रोकने की बात की जा रही है। और इसके चलते हमारे देश में जो है काफी इशू बन जाते हैं। कई बार कई सारे प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाता है। पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आती है, हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, उसके हाथ में इतनी पावर नहीं है जितनी पावर होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है आप लोगों ने देखा होगा, वो बोलते हैं कि हम लोग आएंगे तो फ्री में पानी दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में ये और फ्री में वो कर देंगे। पर लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये रहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी ये बातें बोल रही है जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में भी नहीं आई है। पहली बात, अगर वो कल को पावर में आ जाएगी तो बकायदा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अब बेसिकली मनी को विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर वो उसको खर्च कर पाएगा, यानी कि पार्लियामेंट्री एक प्रोसीजर होगा, एक अप्रूवल यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर ये उसको पैसे को खर्च कर पाएगा। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पर अभी पावर में भी नहीं आई है, वो बोल रही है कि मैं पावर में अगर आ जाती हूँ तो मैं कल को यहाँ पर क्या करूंगी, बेसिकली यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर जो है वो आप लोगों को ये सारी स्कीम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉमिस वो इंसान कर रहा है जिसके पास में हक भी नहीं है ये प्रॉमिस करने का भी। अगर कोई ऑलरेडी पावर में है तो उनके पास में हक है ये बेसिकली बोलने का। पर लेकिन इस तरीके से बोलना तो यहाँ पर ये जो है ये काफी एक गलत तरीके का एक प्रॉमिस हो जाता है, किसी और के चीजों के ऊपर बैठ के बोलना, ठीक है। जैसे मैं बोलने लगूं कि मैं सबको जो है, जो भी बच्चा जो है आज के इसके पास में किताबें नहीं है, मैं सबको किताबें दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है मुकेश अंबानी के पास में इतना पैसा है तो मैं वहां से पैसा लेके आऊंगा और आप लोगों को जो है किताबें दूंगा। अब इसकी क्या गारंटी है कि मुकेश अंबानी जो है मुझे पैसा देगा और मैं आप लोगों को किताबें दूंगा? क्या ऐसी कोई गारंटी है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी मेरे पास में जितना पैसा होगा मैं उसी से आप लोग कुछ भी दे सकता हूँ। अब वो मेरी लिमिटेशन है कि वो बहुत ही कम है, जितना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इतने सारे लोग हैं सबको प्रोवाइड करा पाऊंगा, तो वो मेरी लिमिटेशन होगी। तो यहाँ पे ये जो लिमिटेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये मैं अपनी पैसे के ऊपर बात कर सकता हूँ आप लोगों से कि मेरा पैसा है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ उसको जैसे मेरी इच्छा करे। पर लेकिन किसी और के पैसे के लिए मैं बोलूं तो ये गलत बात है।
तो कहने का मतलब है कि जो मुझे अधिकार ही नहीं है उसके बारे में कैसे बोल सकता हूं। तो ये एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी एक तरीके से खिलाफ में आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी जो चुन के नहीं आ रही है वो कह रही है मैं कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के तुझे दे दूंगी, और वो भी वो पैसा जो टैक्स पेयर की मनी है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये अगर इसको थोड़ा सा वैसे आप लोग देख लेते हो, उसने बोल दिया फ्री दे देंगे, ये कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में काफी खतरनाक सिचुएशन है ये, हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और इग्नोर कर जाते हैं। तो पढ़े लिखे इंसान होने का मतलब ये कि इन चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है तो उसके बारे में बात की जाए, वरना सिचुएशन खराब होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो इसी के चलते जिनको फ्रीबीज बोला जाता है, फ्री में चीजें बांट देना, रियलिटी में वो फ्री में नहीं होती है, वो आप लोगों के पॉकेट से जा रही होती है। आप लोग ये अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो इंटरनेट आप लोगों ने रिचार्ज करा रखा है, इसके ऊपर भी आप लोगों ने टैक्स पे कर रखा है। होटल में जाके खाना खाते हैं ना, जो डीजल पेट्रोल गिराते हैं ना, उनकी एक एक बूंद पर आप लोग टैक्स पे करते हो, तो वो फ्री में किसी को बांटा जा रहा है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा पैसा थोड़ी ना है, गवर्नमेंट का पैसा है। अरे गवर्नमेंट थोड़ी ना वहां पर अलादीन का चिराग लिए बैठी है कि वो पैसा निकालेगी कहीं से, आप लोग ही पॉकेट से गया है और इसी तरीके से फिर बांटा जाता है। तो क्यों ना उसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए टैक्स पेयर की मनी को। तो ये बेसिकली बोला जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो रैली वगैरह होती है उनमें अगर जिस तरीके हरकतें चलती है उसको रोकने की बात की जाए, पर लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि देखिए मेरे पास में पावर नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को डिरजिस्टर करने की। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रॉपर पावर दे दी जाए तो कितने सारे सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। काफी इंपोर्टेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में, जो कि लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। हमारी कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं, और इसी के साथ में ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन है वो भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है, जो कि कुछ ही राज्य में आप लोग को देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी देखने को मिलेंगे। आर्टिकल कितना है, ये 324, जो कि मोस्ट पावरफुल आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बेस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कंडक्ट यहाँ पर कराते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोग याद रखेगा, जिसके थ्रू ये सारे काम आप लोग को होते हुए नजर आएंगे। इसके पास में फ्रीडम रहती है अपने काम को करने का। और इसी के साथ में अगर बात करें जैसे जुडिशरी, इसी के साथ में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री के चार जो है काफी इंपॉर्टेंट ये पिलर आप लोग इनको बोल सकते हैं। जुडिशरी जजमेंट का काम करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यूनिक जो यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो यूपीएससी है बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो मेरिट सिस्टम को मेंटेन रखते हैं देश में, यानी कि मेरिट सिस्टम बना रहना चाहिए। इसी के साथ में कैग जो है वो आप लोगों की मनी का ध्यान रखता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आप लोगों को एक फ्री एंड फेयर और इलेक्शन कंडक्ट कराकर एक डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने का काम करता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट वॉचडॉग आप लोग इनको बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये चार पिलर भी कई बार बोला जाता है देश के अंदर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों से जुडिशरी के बारे में बात करूं तो हमारे देश में लगभग 3.5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर उनको आज हम लोग सोल्व करने बैठ जाएं तो यहाँ पर एक तरीके से जिंदगी गुजर जाएगी, पर उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो थे वो यहाँ पर अहमदाबाद में अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो ये एक आप लोग बोल सकते हैं कि क्या थी, कॉन्फ्रेंस टाइप में थी, इसमें इनके द्वारा शिरकत किया गया। तो यहाँ पर मीडिएशन के बारे में बोला गया। मीडिएशन यानी कि मिडपाथ, यही मिडपाथ जो था महात्मा गांधी जी के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर फॉलो किया गया था जब वो साउथ अफ्रीका के अंदर रहा करते थे। तो यानी कि उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बोला गया कि क्यों कोर्ट में जाना है, क्यों फालतू में अपनी जिंदगी जो है बर्बाद करनी है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि वो इंसान ये बोल रहे हैं जो यहाँ पर उसी से अपना पेट चलाता है, यानी कि ये वकील बोल रहा है कि कोर्ट में जाकर क्या करोगे, भारी सुलझा लो, ठीक है। तो ये काफी एक बड़ी बात है यहाँ पर। जैसे कि डॉक्टर बोलने लगे कि मेरे पास में आगे क्या करोगे, मैं नुस्खे बता देता हूँ, घर पे बैठकर इलाज कर लो। तो ये वही वाली बात होगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, तो पैसा कमाना कोई पर्पज नहीं है बेसिकली, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो अभी मीडिएशन जो है अगर वो हो जाता है तो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है इतना, वो बर्डन काफी कम हो जाएगा। और इस मीडिएशन को किस किस के थ्रू किया जा सकता है यहाँ पर, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि पंचायती राज सिस्टम हो गया, लोक अदालत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोकल एरिया में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर काफी हद तक हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी है हमारे देश में, जिसके चलते लोगों को फ्री सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हिस्टोरिकली अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ये आर्टिकल कभी ना कभी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल जाता है कि लैंग्वेज जो है उसको एक तरीके से लेकर चला जाता है कि लैंग्वेज को अपनी क्या बनाना है। एक हिंदी को हमेशा सपोर्ट करने की बात की जाती है कि हिंदी को हम लोग को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाना है, ठीक है। तो ये काफी बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अभी क्या हुआ यहाँ पर अभी नॉर्थ ईस्ट में हिंदी को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर उनके खिलाफ जो है, हिंदी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है।
सेम कंडीशन आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडिया में भी ऐसी देखने को मिलती है कई बार कि हम लोग जब बात करते हैं हिंदी के बारे में तो वो बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे लिए हिंदी है, हमारे लिए हिंदी है, वैसे ही आप लोगों के लिए हमारी लैंग्वेज है। तो यानी कि उनके लिए बेसिकली हिंदी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। अभी अगर बात करूं आप लोगों से सेंसस 2011 के बारे में, अगर आप लोग याद रखोगे तो हमारे देश में यहाँ पर 1369 लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री के अंदर में यहाँ पर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पर कितनी हमारी कंट्री में जो है वो अभी लिस्टेड मदर टंग लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है 1369 आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं हिंदी के बारे में तो हिंदी ऐसा नहीं कि वो प्योर हिंदी है, उसमें पर्सन भी देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। कई सारे इंग्लिश के शब्द भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर कोई बोले आप लोग रेल बोलते हैं, आप लोग रेल बोलते हैं, फिर ट्रेन बोलते हैं, तो आप लोगों से पूछा जाए कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप लोग पता है? हिंदी बोलते हैं इसको धुक धुक लोपत गामिनी, ठीक है। तो इसका ट्रैक रहता है। तो इससे आप लोग लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर क्रिकेट के बारे में पूछे, बताइए क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इस अगर आप लोगों से चलिए एक साधारण शब्द पूछूंगा, इंजीनियर आप उन लोगों में से कितने हैं? इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये शब्द सारे वो हैं जो हम लोग रेगुलर हम लोग इंग्लिश के यूज करते हैं, ठीक है। तो जब प्योर हिंदी आएगी तो ऐसा नहीं कि वो भी आप लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, उसमें भी काफी सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री के बारे में अगर मैं आप लोग एक छोटी सी बात बताऊं जो कि आप लोग याद रखते हैं, एक आर्टिकल है जो कि आप लोग याद रखेगा, आर्टिकल है 343, ठीक है। ये आर्टिकल 343 जो है हमारी कंट्री में, इसके थ्रू यहाँ पर ये बोला गया कि हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है विद इंग्लिश जो है वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि ये कब बोला गया था? ये बोला गया था 1949 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, आर्टिकल 343 में 1949 में ये हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बारे में बात किया गया। और इसी के चलते यहाँ पर ऐसा भी बोला गया कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बनानी है, हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो इंग्लिश एज वेल बोला गया है। तो इसके चलते हमारे देश में कानून लाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। तो 1963 का जो कानून लेकर लाया गया उसके चलते यहाँ पर बोला गया कि इंग्लिश तो देखिए कंटिन्यू रहने वाली है, पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कम से कम कोशिश करनी है कि इसको भी सपोर्ट करना है, जो बेसिकली हिंदी है, हिंदी को सपोर्ट करते हुए आप लोगों को भूलना नहीं है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में यहाँ पर ये रहा कि हाँ हिंदी को भी साथ में लेकर चलेंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, तो साफ साफ बोल देना कि कोई भी हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज आज के डेट में नहीं है, ठीक है। सारी जो भी है ऑफिशियल लैंग्वेज है। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे जो आप लोग यहाँ पर बेसिकली संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 8वें शेड्यूल में, तो 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि हमारे देश में है यहाँ पर, जिनको हम लोग शेड्यूल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो बाकी तो आप लोगों को सारी चीजें पता ही है, आप लोग ज्ञानी प्राणी हो। तो ये एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कई बार कुछ चीजें ऐसी पूछ ली जाती है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये एक न्यूज निकल कर आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर एक छोटी सी न्यूज है, फिर भी पता होना चाहिए। यह है बेसिकली होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी जो बेटा था यहाँ पर LET के चीफ जो कि हाफिज सईद का, ठीक है, जिसका नाम था यहाँ पर बेसिकली हाफिज तलहा, तो उसको अभी यहाँ पर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये यहाँ पर कहां से हम लोग किसी को टेररिस्ट देते हैं करार, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा UAPA, ठीक है। तो अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर इसके चलते हमारी कंट्री में ये होम मिनिस्ट्री जो है ये स्टेप उठाती है, यानी कि अगर किसी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाना है या फिर उसको वहां से हटाना है तो ये सारे काम जो है आप लोग को होम मिनिस्ट्री के थ्रू करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रखते हैं। UAPA जो है यहाँ पर आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया भी था आप लोगों को 2 दिन पहले। इसमें ये बात बोली जाती है UAPA में कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए A कोई इंसान है और A जो पर्सन है यहाँ पर वो A पर्सन जो है उसने कोई गलत हरकतें की, ठीक है, तो इस A पर्सन को भी हम लोग टेररिस्ट करार दे सकते हैं। क्योंकि पहले जो था एक इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट करार नहीं दे सकते थे, एक कंपनी को टेररिस्ट करार दे सकते थे, पर लेकिन पता चला एक कंपनी को टेररिस्ट बना दिया, ठीक है, पर लेकिन आगे चलकर उसने नाम चेंज करके अपनी कंपनी का कुछ और रख दिया, तो उससे दिक्कतें काफी यहाँ पर, इसीलिए बोला गया इंडिविजुअल को यहाँ पर टेररिस्ट करार दो, क्योंकि कल को अगर नाम भी चेंज करेगा तो आधार कार्ड में नाम चेंज खाता करके जाएगा और ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बातें जो है आप लोग समझ सकते हैं, कल को चलकर कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं और खासकर इनके चलते जब यहाँ पर ये बातें निकल कर आती हैं तो उसके चलते ये भी रहता है कि सोसाइटी में शांति भी बना के रखनी है, अगर शांति नहीं रहेगी तो फिर कैसे चीजें चलेंगी। तो UAPA जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट कानून है यहाँ पर देश के अंदर में, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कानून के थ्रू यहाँ पर अभी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था CUET के बारे में। ये क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर जो कि अभी रिसेंटली इसलिए लिया जा रहा है
क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पर 12th पास हुए और यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर उनको एडमिशन लेना है, पर लेकिन एग्जाम उनके कंडक्ट नहीं कराए गए थे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया यहाँ पर कि सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ले लेंगे और इससे सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसके चलते बोला गया था जुलाई में फॉर्म आएंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी रिसेंटली जो यहाँ पर इसकी फीस रखी गई है वो है बेसिकली 650। तो इसके थ्रू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन जो डिवाइडेड है यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से नजर आएंगे। तो जो भी अभी 12th पास है, कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर जो 12th पास हैं, अभी यहाँ पर जस्ट 12th पास हुए हैं और वो आगे चलकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो यहीं से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करेंगे तो ये टोटल मिलाकर कुछ लैंग्वेजेस है जिनमें ये पेपर आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। और इसको जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये बेसिकली यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराएगी और इसके बेस पर फिर यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होंगे। प्राइवेट वाले भी चाहे तो इसके थ्रू अपनी चीजों को फिल कर सकते हैं, ठीक है। पर मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर 650 रुपए जो बेसिकली यहाँ पर फीस के लिए जा रहे हैं, तो ये कोई कम फीस नहीं है, काफी बड़ी फीस आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर बात करें जो एग्जाम हुआ करते थे उनमें तो कोई ऐसी फीस देनी पड़ती नहीं थी, पर लेकिन यहाँ पर ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसे आप लोग आज के बैंकिंग के पेपर देने जाते हैं मैक्सिमम जो ऑनलाइन होते हैं, तो उसी पैटर्न में आप लोग यहाँ पर भी चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है कुछ बातें जो आप लोग समझ सकते हैं और इनको अगर चाहो तो बेसिकली थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है जब थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी डिफरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। अभी यहाँ पर अप्रैल के महीने में 72 साल में सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। 42.40 जो रिकॉर्डेड यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया सफदरजंग जो यहाँ पर स्टेशन है उसके अंदर में। अगर कल को चलकर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है तो यहाँ पर तो याद रखिएगा ये सारे काम जो है वो आईएमडी करता है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर, जिसको ध्यान से सुनिएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग की जानकारी देने वाला डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ये जो कि 1875 में बनाया गया था, तो काफी पुराना यानी कि बाबा आदम के जमाने का है। पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो काम पूरा शानदार तरीके से कर रहा है। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्या करता है, ये यहाँ पर आप लोगों को मौसम की जानकारी के साथ साथ में भूकंप वगैरह की जानकारी या फिर भविष्यवाणी भी करता है कि क्या क्या कैसा मौसम रहने वाला है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ऐसा नहीं कि दिल्ली के लिए ही काम करते हैं, यानी कि हमारे देश के लिए ही काम करते हैं, ये अलग अलग एरिया के लिए भी काम करते हैं नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, पर्शियन गल्फ हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ये अरेबियन सी वाला एरिया हो गया, यानी कि ये जो है काम करते हैं यहाँ पर इस वाले एरिया में भी और यहाँ पर भी इस वाले एरिया में भी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बेसिकली अपने ही देश के लिए काम करते हैं, आप लोग को नजर आते हैं, ठीक है। इधर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तक भी इस सारी चीजें बताते हैं, इधर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है। खासकर अगर बात करें आईएमडी जो है वो हमारी कंट्री का आईएमडी, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WMO बोलते हैं, उसका भी एक रीजनल ग्रुप पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर टोटल 6 रीजनल स्पेशलाइज जो यहाँ पर ऐसे सेंटर है, जिसमें से एक इंडिया भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो कल को चलकर साइक्लोन आते हैं कोई भी इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है आईएमडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप लोग को बताई ये आईएमडी के बारे में है, तो इसके बारे में आप लोग ये कुछ बातें याद रखते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली, अगर कल को कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग क्लियर करके रखना है, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है खासकर किसके बारे में, वैल्यूएबल वर्थ ऑफ 2.4 करोड़। हालांकि ये आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी सोनम कपूर के घर से 2.4 करोड़ रुपए जो है वो चोरी हो गई, ठीक है। तो हालांकि इनको ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी एक चोरी होना गलत बात है यहाँ पर ये, ठीक है। अभी बात की गई यहाँ पर FIR जो है बेसिकली एक तरीके से वो सब चीजें रजिस्टर की गई। तो यहाँ पर सेक्शन कौन सा यूज किया गया वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो है यहाँ पर 381 है, यहाँ पर थेफ्ट बाय द सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द जो पोजीशन ऑफ द मास्टर, यानी कि एक तरीके से जो नौकर है उसके द्वारा चोरी किया जाना अगर बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर सेक्शन 381 के अंदर आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से मुझे सेक्शन लगा, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अगर कई बार कई सारी चीजें आ जाती हैं तो उनके बारे में छोटा छोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। और वनडे टाइप एग्जाम में तो कई बार ये सारी चीजें पूछी भी जाती हैं, तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को लेकर काफी ज्यादा अफरा तफरी है, अभी आप लोगों ने इसके बारे में समझा भी है। फिलहाल जो है कंडीशन जो है वो काफी खराब बनी हुई है, तो अभी देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो अपने घर जाकर बैठ गए रेजिग्नेशन देके कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको अपनी जैसे एंजॉय करनी है लाइफ को वैसे एंजॉय करते रहो। तो अभी पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा भी पाकिस्तान जो है वो कैसे आगे चलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर अभी कई बार कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये है बेसिकली विक्टर ओबरॉय, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर चुन कर आए, पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हंगरी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जब इशू चल रहे थे तो हंगरी से हम लोग अपने लोगों को निकाल कर लेकर आए, तो हंगरी की गवर्नमेंट ने जो है वो हम लोग को काफी अच्छे से सपोर्ट भी किया था, ठीक है।
तो ये मैप आप लोग याद यहाँ पर रखते हैं। ऊपर हो गया यूक्रेन, यहाँ पर हो गया स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। इसी के साथ में स्लोवेनिया हो गया, यहाँ पर बेसिकली क्रोएशिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये रोमानिया हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, जब हमारी कंट्री में एक ऑपरेशन चलाया गया था अभी बेसिकली यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम तो बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। हालांकि अगर आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे तो टेलीग्राम पर भी असली पीडीएफ पर मैंने यहाँ पर सारे ऑपरेशन जो थे उसके बारे में प्रोवाइड कर रखा आप लोगों को, तो वहां पर भी जाकर आप लोग देखते हैं। और देखिए आप लोगों को कल जो था मैंने निबंध दिया था लिखने के लिए, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने निबंध जो था वो अच्छे से लिखा यहाँ पर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कल जो था आप लोगों का निबंध का दिन था, आज आप लोगों का एथिक्स का मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो एथिक्स का रहेगा बेसिकली टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा वीर तालियान के नाम से, जो है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग भी अपना जो है आंसर पोस्ट करिएगा, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है रेगुलर यहाँ पर अपने आंसर पोस्ट करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से सीख भी पाओगे और काफी कुछ आप लोग आगे समझ भी पाओगे। तो जरूर ट्राई किया करो, यहाँ पर लिख कर ही चीजों को समझ कर ही आप लोग आगे बढ़ोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा वरना, ठीक है। तो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये चाइना के बारे में हालांकि आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ चाइना के बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। चाइना जो है फिलहाल कोविड-19 से तो उभर रहा है, तो आने वाले टाइम में क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो वो अभी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में ये जो सी जिनपिंग है यहाँ पर, ये काफी एक उम्दा तरीके लीडर निकल कर आए। 1921 में यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो बेसिकली पिक्चर में आई। एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं, हमारा देश जो था वो 1947 में बेसिकली आजाद हुआ, ठीक है। इनका जो देश है यहाँ पर ये आई थिंक 1949 में आजाद हुआ था। श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ था, यानी कि हमारे बाद में ही यहाँ पर आजाद होता है। और आखिर में चाइना कहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप काफी बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई खड़ी आज के डेट में, जैसे बीजेपी, ठीक है। अब एक बीजेपी बोल दे आप लोग या तो अमित शाह को चुन लो, ठीक है, या फिर आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को चुन लो, या फिर आप लोग मान लीजिए बीजेपी में ही केजरीवाल भी है कि केजरीवाल साहब को चुन लो, ठीक है, या फिर यहाँ पर पता चला राहुल गांधी जी उसमें, ठीक है, तो उनको चुन लो। यानी कि अमित शाह जी को चुन लो, मोदी जी को चुन लो, केजरीवाल जी को चुन लो, या फिर अमित शाह जी को चुन, मतलब एक तरीके से राहुल गांधी जी को, मतलब इनको किसको भी यहाँ पर चुन लो आप लोग। यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर है, इसी में से आप लोग को चूज करना है। तो ऐसा कुछ फंडा है यहाँ पर। तो कहने के लिए डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, मतलब खुद अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से नाम चारे के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये ऐसी सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीजों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम में। अभी जो है एक बड़ी पावरफुल कंट्री चाइना बन चुके हैं, तो देखते हैं इनकी जो पावर है वो कहां पर जाकर रुकती है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन खराब है कोविड-19 को लेकर, आगे आने वाले टाइम में और पता चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो न्यूज है ये कई बार पूछ ली जाती है अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करें। जैसे अभी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यूएसए के अंदर में फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज बनी, यानी कि अब तक कोई ब्लैक वुमेन जज नहीं थी यहाँ पर, ये ठीक है। तो इनका नाम है केंतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इनको KBJ के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक नाइजीरियन जो पर्सनैलिटी थी वो यहाँ पर, और फर्स्ट वुमेन जो थी वो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बनी। तो हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन बना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर श्रीलंका जो है बोला है कि 3 बिलियन कम से कम यहाँ पर उनको पैसा चाहिएगा अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, और 500 मिलियन जो है वो इंडिया से लेना चाह रहे हैं, जिसके चलते इनका जो फ्यूल वगैरह की सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रह सके, क्योंकि जिंदगी जो है वो बर्बाद होगी। तो गुत्थिया गाना आ गया कि जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। इनको इकोनॉमी चलाना आता ही नहीं है। पहले इन्होंने क्या किया, बहुत बुरी बुरी काम कर दिया, जैसे कि टैक्स जो है वो काफी कम कर दिया। अब टैक्स से पैसा कमाया जाता है, वहां से पैसा नहीं आया। कोविड-19 आया, टूरिज्म वैसे खत्म हो गया। बाहर से पैसा आ रहा था, लोग जॉब कर रहे थे, वो सारे अपने देश में आके लट गए, तो यहाँ पर रेमिटेंस भी खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले। देश में एग्रीकल्चर से काफी बड़ा फायदा होता था, तो बोले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, फर्टिलाइजर बिल्कुल बंद कर दिए, फिर इंडिया से खरीदते घूम रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे स्टेप उठाए गए इनके द्वारा, जिसके चलते कंडीशन खराब हो गई है। और रही सही कसर चाइना पूरी कर देता है, चाइना के हाथ में चीजों को बेच कर बैठ गए बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, तो उससे और इशू देखने को मिलते हैं। तो पूरा इंपोर्टेंट एक मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कम से कम आइडिया रख सकते हैं, ओके। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर ये FAQ आता है, जिससे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर ये तो बात की जा रही है बेसिकली जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो यानी कि IPCC के बारे में, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे IPCC, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है कोई जरूरत नहीं है। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग चीजें समझ पाएंगे। वेरिएंट है यहाँ पर, जो कई बार आप लोग पता है कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो बस हल्का सा आइडिया रखिए, क्योंकि अभी देश के अंदर में कंफ्यूजन में है कि इसके वेरिएंट के अभी केसेस हैं या फिर नहीं है, तो उसके चलते इशू बना हुआ है, ठीक है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बात की जा रही है।
तो आप लोगों को पता है यहाँ पर रिसेंटली अभी आईपीसीसी की जो 6th रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई, तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया और यहाँ पर टेम्परेचर को कम करने की बात यहाँ पर इसके द्वारा बोली गई है। तो ये जो वर्किंग ग्रुप थर्ड है आईपीसीसी का, उसके तहत यहाँ पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये जो यहाँ पर आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो कि ग्लासगो में आप लोगों को देखने को मिली थी यूके के अंदर में। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसको एनालिसिस किया जाता है और फिर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है दुनिया के सामने कि हाँ क्या कंडीशन बन रही है। तो बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। 3 पीरियड डिवाइड किए इनके द्वारा 2030, 2050 या फिर पूरा 21वीं, ठीक है 2100 जब यहाँ पर पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की जानी है। तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट में बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली गई है। तो सबसे पहले तो बेसिकली बोला गया कि हाउ इज द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो आईपीसीसी जो है वो अपना आप रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग एरिया में इकट्ठे होते हैं, कई बार वो बातें करते हैं, अपनी खुद की जो है थ्योरीज रखते हैं सामने। तो आईपीसीसी जो है वो उसको कंपाइल करके जनता के सामने रख देता है कि ये लो नाक रगड़ लो इसके ऊपर, अगर नहीं सुधरोगे तो फिर सर भी रगड़ना पड़ेगा और एरिया भी रगड़नी पड़ेगी, ऐसी बातें बोली जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि व्हाट आर द की मैसेज, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, कोयले का जो यहाँ पर जलने से यहाँ पर कार्बन डाई एमिशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते इंडिया में कोयले का जो भी यहाँ पर बेसिकली काम चल रहा है उसको रोकने की बात की जाती है। उसी के चलते इंडिया को हिदायत भी कई बार दी जाती है। हालांकि हर एक देश का अपना अपना प्रोग्राम होता है जिसे नेशनली डिटरमाइंड प्रोग्राम आप लोग बोलते हैं। अगर कोशिश ये करनी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीजें कवर करनी है, पर लेकिन जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं अपने ही आपको यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही आपको हम लोग यहाँ पर एक भुलामे में ले बैठे हैं कि आने वाले टाइम में क्या इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हम लोग कोयला यूज करते रहेंगे और यहाँ पर सिचुएशन खराब नहीं होगी। तो बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है कि 2025 तक लगभग 43% जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। मेथेन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसको आप लोग CH4 बोलते हैं। CH4 जितनी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी निकलती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 80 की गुना आप लोग कर दोगे, ठीक है, तो ये मेथेन के इक्वल होगा। यानी कि मेथेन जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ती है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में हम लोग चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा काफी लार्ज स्केल पर चीजों को, जो कि पीक चीज पहुंच रही है 2025 में। तो यहाँ से हम लोग को चीजों को रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अगर बात करें हमारी कंट्री के लिए क्या इंप्लीकेशन है इस रिपोर्ट की। देखिए हमारी कंट्री में जितने भी कोयले के पावर प्लांट हैं, अगर बात करेंगे उनके बारे में, तो सारे के सारे पावर प्लांट जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्चर एंड स्टोर कार्बन। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चीजें निकाल रहे हैं उनको कैप्चर करना चाहिए और स्टोर करना चाहिए। अभी कई सारे और भी बनाए जा रहे हैं, पर लेकिन अगर बोला जाए तो अच्छी फैसिलिटीज नहीं है किसी भी एक तरीके से हमारी कंट्री में जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं कोयले से चलाकर, तो इनके ऊपर फोकस देना चाहिए। हालांकि सेंटर ने रिपोर्ट का वेलकम किया और बोला कि इसके ऊपर स्टेप उठाएंगे, क्योंकि हम लोग ने 2070 तक बोला है कि नेट जीरो लेकर आएंगे। पर लेकिन क्या 2070 में हम लोग नेट जीरो लेकर आ पाएंगे, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है वो ऐसी धरी की धरी रह जाएगी? तो ये आप लोग को बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है वो किसके द्वारा चेयर की गई थी, आप लोग ये बताइए जरा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके बारे में बन सकती है बात। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कोलंबो के अंदर, बड़ी बुरी कंडीशन है। और बाकी यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनसे मिलने पहुंच गए बोरिस जॉनसन, और ये विजिट कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग एरिया में, क्योंकि अभी रशिया के द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया में लोकल लोगों के ऊपर भी यहाँ पर रॉकेट दागे गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया रशिया का कि रशिया जो है वो बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बातें हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम, जिसके बारे में काफी कुछ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर लेकिन ये न्यूज में किस लिए है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को मुल्ला पेरियार डैम का ध्यान रखना है, और एक कमेटी बनाई जा रही है जिसके अंदर में यहाँ पर तमिलनाडु और केरला के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है यहाँ पर वो काम कर रही है, और बेसिकली डैम एक्ट जो है 2021 बेसिकली 2021 का, तो उसको लेकर यहाँ पर चला जा रहा है। तो इसके चलते बहुत सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो हालांकि ये जो डिस्कशन है ये आप लोग एक तरीके से इसको आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, जिससे कि चीजों को आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। कल को क्वेश्चन पूछ ले तो कोई आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जहां पर भी आप लोगों को लगे डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करके आप लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जितना क्लियर डाउट होगा उतना ही लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये डैम सेफ्टी के बारे में बात करेगा। बेसिकली अभी रिसेंटली हमारे देश में एक पर्टिकुलर कानून पास किया गया था, डैम सेफ्टी बिल। अब ये कानून हमारे देश में बन चुका है 2019 का, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हैं। और अभी ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड है। यहाँ पर ये मुल्ला पेरियार डैम के बारे में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा।
इसी के साथ में पहले यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं अभी ये क्यों न्यूज में आ गया है। यहाँ पर एक बॉडी भी आप लोगों की कवर हो जाएगी जिसके बारे में बात करूंगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन अभी यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। तो सेंट्रल वाटर कमीशन की हिस्ट्री में आप लोगों को बताता हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले इसको सेंट्रल वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन हम लोग बोलते थे, जिसका नाम CWINC बोलते थे। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये 1945 में यहाँ पर जब ये बनाया गया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे वो यहाँ पर वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, उनके द्वारा एडवाइस की गई, तब यहाँ पर ये बनाया गया। तो इससे आप लोग देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन कहां कहां आप लोगों को देखने को मिलता है आज की डेट में। तो काफी एक मतलब एक नहीं कहते एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि रियलिटी में सोसाइटी के बारे में सोचते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बात करें तो लेबर डिपार्टमेंट अगर बात करें तो इनके गाइडेंस में लेबर डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर चीजें काफी कुछ देखने को मिली, जो कि यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और कई सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, वो सारी देखने को मिली। इसके चलते यहाँ पर जो सबसे पहले इसके अंदर में यहाँ पर जिसके मतलब जिनके द्वारा पूरा ये डिजाइन किया गया वो थे राय बहादुर AN खोसला। तो यहाँ पर ये आगे चलकर अगर बात करें यहाँ पर डॉक्टर खोसला साहब जो हैं वो चेयरमैन भी बने। तो सबसे पहले चेयरमैन अगर पूछा जाए तो ये एक तरीके से फाउंडिंग चेयरमैन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। नॉर्मली जो कमीशन 3 काम करता है, डिजाइन और रिसर्च के बारे में बात करता है, जैसे कि डैम सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो कल को चलकर कैसे रखना है उसके बारे में बात करेंगे, रिवर मैनेजमेंट के बारे में और वाटर प्लानिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग ये कुछ बातें याद रख सकते हैं, कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अभी अगर यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारी कंट्री में डैम सेफ्टी के बारे में जब बात करें तो ऐसा क्या मुद्दा है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे डैम जो होते हैं पास्ट में भी फेलियर हुए हैं, आगे फेलियर हो सकते हैं, और इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट डैम है हमारे देश में, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर बांधा है ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में अगर बात करूं टोटल मिलाकर हमारे देश में आज अगर बात करें 293 यानी कि 293 आर द बेसिकली अगर बात करें जो डैम है इसमें से मोर देन 100 ऐसे हैं जो कि इसमें से 100 ईयर से भी पुराने हो चुके हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत सारे डैम जो है वो हमारे पुराने हो चुके हैं, कई सारे फेल भी हो चुके हैं। टहरी डैम मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर अनम्य है जो डैम है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर 20 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 7 जो है उसके अंदर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा। तो पानी जो है यहाँ पर ये बोला जाता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, पर लेकिन सेंटर कई बार मनमानी चलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर जो है वो लेजिस्लेशन जो लेकर आता है वो यूनियन लिस्ट के हिसाब से लेकर आता है, जो कि 246 के बारे में बात करता है, ठीक है। तो स्टेट जो है वो वाटर सप्लाई के बारे में बात करता है, और 56 जो है यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसको अलाउ करता है कि रेगुलेट कर सके इंटर स्टेट रिवर, यानी कि अपने स्टेट के अंदर कोई बात करे तो सही है, पर लेकिन इंटर स्टेट के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट को इंपावर करता है कि वो यहां पर कानून बना सके, ठीक है। और यहां पर एंट्री 97 जो अलाउ करती है पार्लियामेंट को। देखिए होता क्या है नॉर्मली, अगर कोई भी ऐसा जैसे बीमारी के बारे में बात करें, अगर हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, पर लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो कई राज्यों में फैल चुकी है तो फिर सेंटर पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि अब वो कई राज्यों में बीमारी फैल चुकी है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। जैसे 269 के बारे में बात की थी, जीएसटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 246 जो है वो यहाँ पर अलग अलग राज्य में जब यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहां पर अगर चीजों को इंप्लीमेंट करना है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि कंफ्यूज इसके बारे में मत होना, ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं इस तरीके से। मुद्दा क्या बना है कि सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके द्वारा बोला गया कि हम लोग एक डैम सेफ्टी सुपरवाइजरी कमेटी बनाएंगे, जो कि यहाँ पर डैम के बारे में बात करेगी। और डैम कौन सा है? यह है मुल्ला पेरियार डैम, जिसका ध्यान रखने के बारे में बात करेंगे। इसके चलते मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आता है कि कैसे कैसे इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कई सारे राज्य जो है, हालांकि तमिलनाडु भी बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे हाथ में पावर है, हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके चलते कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो पूरा डैम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करें, पर लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, और साउथ इंडिया से आप लोग आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू भी पूछ ले जाते हैं कई बार। क्या इशू है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट है, ज्योग्राफी के साथ में कनेक्ट है, इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट है, और पॉलिटिकल इशू तो बन ही गया है। तो जब एंगल इतने सारे कनेक्ट हो गए किसी टॉपिक के साथ में तो टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यह तमिलनाडु
तमिलनाडु और केरला के बीच में। तमिलनाडु और केरला के बीच में क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डैम अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये जो डैम है ये है पेरियार रिवर के ऊपर, और डैम का नाम है, इनके बांध का नाम है मुल्ला पेरियार डैम। तो अभी समझते हैं इसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन। अगर यहाँ पर आप लोग केरला को देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम करके मैंने यहाँ पर दिखाया इसको पिक्चर को, तो इदुक्की जो यहाँ पर रिजर्वायर है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। पेरियार टाइगर रिजर्व आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ में ये है मुल्ला पेरियार डैम। एग्जैक्ट लोकेशन अगर इसके बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन मुल्ला पेरियार डैम की यहाँ पर है, तो आप लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु और केरला के बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर है, ये है बेसिकली सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इसके ऊपर आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही कम डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ये तो पेरियार टाइगर रिजर्व से यहाँ पर जो है बेसिकली ये रिवर भी होकर गुजरती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफिकल या फिर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है पहले वो समझिए, तभी आप लोग इन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है आखिर ये बवाल। अभी अगर बात करें तो 100 साल से भी पूरे हो चुके हैं। 100 साल से भी पूरे मतलब ये जो बात है यहाँ पर ये है 1886 की, यानी कि 1886 की, जब यहाँ पर बोला था कि कोई ऐसा डैम बनाते हैं। और ये जो डैम है ये बनाया गया बेसिकली केरला के अंदर में, और इसको ऑपरेट किया जाता है आज के में तमिलनाडु के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जब अंग्रेज हमारी कंट्री में रूल किया करते थे तो महाराजा ऑफ त्रिवनकोर जो थे उनके, और इसी के साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके द्वारा एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया। उस एग्रीमेंट में बोला गया कि ये बांध है तो केरला के अंदर में, पर लेकिन आने वाले यहाँ पर 999 साल के लिए इसको बेसिकली कौन ऑपरेट करेगा? तो वो ऑपरेट करेगा तमिलनाडु। तो तब से लेकर यहाँ पर यही फंडा हमारे देश में अब तक चला हुआ है। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो दो रिवर के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर मुल्ला और पेरियार, तो इसी के नाम पर इसका नाम मुल्ला और पेरियार डैम रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, याद रखिएगा बेसिकली कार्डोमन हिल। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि कार्डोमन हिल के अंदर है या फिर बोले मुल्ला पेरियार डैम कहां पर है, या मुल्ला और पेरियार रिवर कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कार्डोमन हिल ये कहां पर है? ये वेस्टर्न घाट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, केरला के अंदर में। जो पेरियार रिवर है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर। तो पेरियार रिवर ऑपरेट करती है यहाँ पर, इसी के साथ में जो बेसिकली बात करें यहाँ पर इसके ऊपर जो डैम बनाया गया उसको ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा तमिलनाडु। ये आप लोगों को बता ही दिया। अब आप लोग बोलेंगे सही तो है, अंग्रेज डिसाइड करके चले गए, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई साहब दिक्कत कहां पर आ रही है अभी ये बता दो। तो दिक्कत के लिए आप लोगों को लेकर चलता हूं इस पर्टिकुलर स्लाइड पर। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी धुंधली नजर आ रही हो, पर लेकिन पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, तो सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बात यहां पर करते हैं 2006 की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया कि आप लोग यहां पर इस मुल्ला पेरियार डैम के अंदर जो पानी का लेवल है उसको आप लोग 142 फीट तक आप लोग लेकर इसको जा सकते हैं। यानी कि नॉर्मल इसका जो डैम का पानी था वो लगभग रहता था यहाँ पर 137 के करीब, पर लेकिन इसको 5 फुट और बढ़ाने की बात कर दी। पर लेकिन जितना ये जर्जर डैम हो चुका है, जितना पुराना ये डैम है, इसको लेकर कई सारे इशू रहते हैं, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, तो इसके ऊपर बात भी करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो केरला के द्वारा डिक्लेयर किया गया मुल्ला पेरियार एज ए इंडेंजर्ड, ठीक है, अंडर द केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2006 के। तो यानी कि केरला ने ये बोला कि ये डैम जो है, ये बांध जो है, ये एक तरीके से इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। अगर इसका पानी इतना ज्यादा बढ़ाया गया तो कल को ये डैम जो है ये टूट सकता है और इसके अंदर दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डैम की सेफ्टी अलाउंस के लिए यहाँ पर बेसिकली पानी के बारे में जब बात करें, एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाएगी, उसको बोला गया कि पानी का लेवल बढ़े तो चीजों को ध्यान रखना। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी पास किया गया यहाँ पर कि वाटर का जो लेवल है यहाँ पर ड्यूरिंग फ्लड, यानी कि जब बाढ़ आती है यहाँ पर, तो 139 फीट तक आप लोग इसको मेंटेन रखिएगा। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। 2011 में केरला जो है बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ में और बातें की गई यहाँ पर। तो ये इशू ये चल रहा है बेसिकली दोनों के बीच में, तमिलनाडु और केरला के बीच में। तमिलनाडु ये बोलता है कि हम लोग लेवल है जो वाटर का वो 142 मेंटेन रखेंगे, केरला ये बोलता है कि इसको 137 के करीब आप लोग मेंटेन रखिए, या फिर 139 तक आप लोग इसको मेंटेन रखिए। इसके ऊपर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो इसके ऊपर कई सारे इशू चलते हैं, और इशू का रीजन यहाँ पर क्या है? एक तो डैम के बारे में, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 100 साल से भी पुराना डैम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो केरला है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, केरला जो है यहाँ पर अगर कल को अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाता है तो थर्ड जोन में है यहाँ पर अर्थक्वेक के, यानी कि सिस्मिक जोन में थर्ड जोन में है यहाँ पर। तो कल को अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है और ये डैम पे जरा सा भी झटका लगता है तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और इवन केरला को तो छोड़िए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में बोला गया कि इस तरीके के जो डैम है जो कि काफी पुराने हो चुके हैं उनकी मरम्मत करनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से उनको ऑपरेट करना है। पता चला कल को टूट गया तो दुनिया को बहल डूबेगा, एक तरीके से बहुत सारे लोगों को लेकर
लेकर डूब जाएगा और इसकी वजह से त्रासदी देखने को मिलेगी, जो पृथ्वी पर काफी खतरनाक त्रासदी में आप लोग इसको काउंट करोगे फिर। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर अगर बात करें जो ये है वो है प्रिया रिवर के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, हालांकि अगर जियोग्राफी ऑप्शनल है तो आप लोगों को और भी ज्यादा जरूरी पता होना चाहिए। आज की डेट में अगर बात करें अपने देश के बारे में, तो हमारा देश जो है वो अलग अलग सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। सिस्मिक जोन यानी कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यानी कि जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, स्टेट का नाम आप लोगों को लिखना है और आप लोगों को ये लिखना है कि आप लोगों का स्टेट जो है वो किस अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें बेसिकली जिस एरिया में रहते हैं। और तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग वहां पर घर बनाते हैं जहां पर अर्थक्वेक जोन 5 है, तो इसके लिए तो आप लोगों को और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसी जनरल चीज है जो एग्जाम में तो पूछी जाती है पर इंसान की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। ये सुडोकू है आपका, और कल का जो यहाँ पर जो एसएलवी कमांडो है, कल के वो है पूजा शर्मा, इनके द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। बाकी कैसा लगा आज के डिस्कशन जरूर बताएगा। कितना रेट आप लोग इसको देना चाहेंगे, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इसको देना चाहेंगे तो जरूर बताना। और एक बार रिकॉल जरूर कर लेना, और आज का दिन आप लोग कैसा चाहते हैं, आपका दिन कैसा होना चाहिए, तो आप लोग को जरूर बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।